हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन का क्विक रिकैप देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप शो करता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच। किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम देखिए Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, टेस्ट, टेक्नोलॉजी। अदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कमोडिटी के आउटपुट्स के लिए एज ए इनपुट वर्क करते हैं। अब यदि प्रोडक्शन फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो Q है वो कमोडिटी का आउटपुट है। अब हम यदि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो टू टाइप्स की है प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट है लॉ ऑफ रिटर्न या उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जो सेकेंड है वो रिटर्न टू स्केल है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और जो रिटर्न टू स्केल है उसे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो फंक्शन है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड जो कैपिटल है यहाँ पे वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ओनली लेबर का फैक्टर है। जो रिटर्न टू स्केल है, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, वो कैपिटल और लेबर दोनों का फंक्शन है। अब हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यदि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को देखें तो अभी हमने वहां पे पढ़ा था कि उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या था, वो ओनली लेबर का फैक्टर है। उसमें कैपिटल जो है कांस्टेंट है। अब हम यदि यहाँ पे उसके डेफिनेशन की देखें तो ये बताता है कि वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर इनपुट आर फिक्स्ड देन द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जीक्यूटेड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें वन इनपुट ही वेरिएबल हो, अदर इनपुट कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और ये इसमें ये बताइए भी इफ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीजिंग कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि यदि जो लेबर है, ये लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है, बस इसमें इंक्रीज होने से, लेबर के इंक्रीज होने से जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये रिलेशनशिप यदि देखें जिस प्रोडक्शन फंक्शन में एक इनपुट के घटने बढ़ने से, तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हम यदि उसके एजम्पशंस को देखें तो ये फर्स्ट जो एजम्पशन है वो इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शन इन विच द वेरियस इनपुट्स आर कंबाइंड। जो लेबर की वेरियस इनपुट्स हैं उनके प्रोपोर्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जो सेकेंड है ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर आर हेल्ड कांस्टेंट। बस एक ही फैक्टर है जो वेरिएबल है, अदर उसके कांस्टेंट फैक्टर है। जो ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजेनियस है। जो हमने वेरिएबल फैक्टर लिया है वो होमोजेनियस फैक्टर ही रहेगा। जो अदर है वो देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। ये शॉर्ट रन सिचुएशन पे वर्क करता है। जो प्रोडक्शन है उसके जो मेजरमेंट की यूनिट्स है वो क्विंटल्स एंड टन्स में होंगे, फिजिकल यूनिट्स है उसके मेजरमेंट की। और जो प्राइस है ऑलरेडी मार्केट में गिवन रहेगा। अब हम यदि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टेबल से एक्सप्लेन करें तो ये शो करता है, जो हमें पहले से ही पता है कि जो ये इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लेबर और कैपिटल यहाँ पे जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये ओनली लेबर का ही फैक्टर है जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे हमने लैंड लिया है वो फिक्स लिया है 4 एकर्स में। जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो वेरिएबल है। टोटल प्रोडक्ट लिया है, एवरेज प्रोडक्ट लिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट, और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है ये हमने यहाँ पे देखा है। अब हम ये देख नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो 1 वर्कर्स लगाए हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितनी हो रही है किसी प्रोड्यूसर की, वो 8 हो रही है। अब 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट 8 बन रहा है।
और उसका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वो भी 8 हो रहा है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है। अब जैसे ही जो प्रोड्यूसर है 1 यूनिट ऑफ जो वर्कर है यदि उनको इंक्रीज कर दे रहा है तो उसके टोटल प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 20 यूनिट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट होगा, प्रोड्यूसर का जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो 10 यूनिट होगा। और एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट के लिए होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम यदि टोटल प्रोडक्ट, यहाँ से हम यदि एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट से, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, 20 है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट ऑफ, यदि प्रोड्यूसर 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ा रहा है तो वर्कर्स का जो वर्कर्स हैं वो, जो दोनों वर्कर्स हैं वो 10 यूनिट्स जो हैं वो बना रहे हैं किसी भी कमोडिटी को, जिसकी वजह से उसका टोटल प्रोडक्ट जो है वो 20 यूनिट्स बन जा रहा है। अब यदि इस पे हम यदि मार्जिनल यूनिट्स देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट देखें, उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या निकल रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर इसका दूसरा फार्मूला होता है TEN माइनस 1। यदि हम यदि टोटल प्रोडक्ट के चेंजेस से निकाल दें या फिर TEN माइनस 1 से निकालें, तो यहाँ से यदि हम TEN माइनस 1 से निकालें तो 20 हमारा जो अभी है, जो 2 यूनिट्स वर्कर लगाया था उस समय का, जो प्रीवियस में जो टोटल प्रोडक्ट था, यदि हम इसे माइनस करते हैं तो क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 12 हो जाएगा। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 12 हो रहा है। लेकिन एक चीज, जैसे जो प्रोड्यूसर है नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो शुरू में तो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर है 4 यूनिट ऑफ लेबर का जब यूज कर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट जो है 48 हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो एवरेज प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यदि वो 3 यूनिट ऑफ लेबर का यूज कर रहा था तो भी एवरेज प्रोडक्ट 12 ही थी, और जैसे ही वो यूनिट ऑफ लेबर 4 कर रहा है तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो 48 हो रही है, बट जो एवरेज प्रोडक्ट है वो अभी भी 12 ही है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें यदि हम निकालें तो वो 12 आ रहा है। इसका मतलब जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों सेम है, और जैसे ही यदि वो 1 यूनिट ऑफ लेबर का यदि ज्यादा यूज कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स का यदि 5 कर दे रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, 48 से 55 हो जा रही है। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है जो पहले 12 था अब वो 11 हो जा रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये जब तक प्रोड्यूसर जो था वो 3 यूनिट तक लेबर को एम्प्लॉय किया तो जो टोटल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर 4 यूनिट ऑफ लेबर से लेके 6 यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट जो था वो इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रहा है बट वो जो रेट है उसका इंक्रीज होने का वो डिक्रीज हो रहा है। जब वो जो प्रोड्यूसर जो है वो 7 से 8 यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है तो जो उसका टोटल प्रोडक्ट है या टोटल प्रोडक्शन में जो कितना हो रहा है वो डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। यदि वो 7 यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसका टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। जैसे ही वो 8 यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो 56 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वो जितना यूनिट ऑफ इनपुट्स का यूज कर रहा है उससे कम आउटपुट उसे मिल रहा है। उसकी जो प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्ट हो रही है वो कम हो रही है। अब यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट तो ओवरऑल वो माइनस में ही चली जा रही है। यहाँ पे तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना मतलब उसे लॉस ही होगा,
वो कभी भी इस स्टेज में वो कभी भी प्रोडक्शन करना ही पसंद नहीं करेगा। ये जब जो उसका जो प्रोड्यूसर का जो टोटल यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट जहां तक इंक्रीजिंग रेट से था, इसे हम स्टेज फर्स्ट कहेंगे। जहां प्रोड्यूसर को जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट से हो रहा था, वहां पे स्टेज सेकंड होगा। और जहां से वो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जीरो से माइनस हो रही है, या यूं कह ले कि जो उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रही है, उसे हम स्टेज थर्ड कहेंगे। अब हम उसे ग्राफ से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम देखें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ग्राफ से, तो हमें पहले से इसका प्रोडक्शन फंक्शन जो पता है, लीवर कैपिटल यहाँ पे जो है कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लीवर का वन इनपुट है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लीवर हमने लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने टोटल आउटपुट को मेजर किया है। यहाँ पे स्टेज फर्स्ट ये है, स्टेज सेकंड ये है, स्टेज थर्ड है। अब यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट है। स्टेज फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? स्टेज फर्स्ट हमारा होगा जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को कट करता है। यहाँ से लेके ये पॉइंट हम यदि एफ ले लें, पॉइंट एफ से लेके यहाँ तक पूरे जो वाई एक्सिस है यहाँ तक की जो यहाँ तक का पॉइंट जो है ये हमारा स्टेज फर्स्ट होगा, और एफ से लेके डी तक हमारी स्टेज सेकेंड होगी, और डी से ऑनवर्ड जितने भी हैं ये हमारे स्टेज थर्ड होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हम यहाँ पे यदि देखें, यदि जो प्रोड्यूसर है यदि जैसे जैसे इनपुट्स को बढ़ा रहा है, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा रहा है, तो हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होने की जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है। इंक्रीजिंग रेट कहाँ तक है? जहां तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट जो है एक दूसरे को कट करती हैं, वहां तक। तो स्टेज फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है यदि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर को यूज कर रहा है, तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट। स्टेज सेकेंड को देखें तो जो पॉइंट एफ है यहाँ से लेके पॉइंट डी तक का जो स्टेज है वो स्टेज सेकेंड है, और यहाँ पे जो जहाँ से टोटल आउटपुट जो है वो तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ही है, लेकिन उसके बाद जो है जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट हो जा रहा है। और वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट के बाद उस पॉइंट के राइट वर्ड से लेके जहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे जीरो हो जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे जीरो हो रही है वहां पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जितना भी जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोड्यूसर के लिए निगेटिव रिटर्न क्रिएट करेगा, और जो टोटल प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट स्टेज जो होता है हम स्टेज सेकेंड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रही होती है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रही होती है, और एवरेज प्रोडक्ट भी है जो वो इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन स्टेज सेकेंड के बाद स्टेज थर्ड जो है वो वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो डिक्रीज होनी शुरू हो जा रही है, और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो माइनस में चली जाती है, और जो टोटल जो एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट भी जो पहले से तो डिक्रीज कर रही है और भी डिक्रीज होनी शुरू हो जा रही है, कुछ पॉइंट के बाद वो भी निगेटिव में चली जाएंगी। ठीक है, अब हम यदि प्रोडक्शन के लिए बेस्ट स्टेज की बात करें
तो प्रोड्यूसर के लिए कौन सा स्टेज जो है वो बेस्ट होगा। तो हम वन बाय वन का डिस्कशन देखते हैं। अब स्टेज फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में हमने देखा कि वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट था वो भी इंक्रीज कर रहा था, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा था, वहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा था। तो कोई भी प्रोड्यूसर तो वहाँ पे यही सोचेगा कि ना ज्यादा से ज्यादा जो भी है उसे प्रोड्यूस करे उस प्रोडक्ट को, तो वो उसका इंटरेस्ट रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। अब स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड में हमने देखा है कि वहाँ पे क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो जा रही हैं उसके बाद से, और टोटल प्रोडक्ट भी कम होना शुरू हो जा रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेज फर्स्ट है और स्टेज थर्ड है वो इकोनॉमिक नॉनसेंस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करना मतलब उस लेवल पे जाके वो नहीं चाहेगा कि यदि स्टेज थर्ड में कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि वो उसका जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाए, या स्टेज फर्स्ट में है कि वो वहीं पे रुक जाए। नहीं, वो स्टेज फर्स्ट में है तो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा, और यदि स्टेज थर्ड में है तो वो प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, इसलिए जो स्टेज फर्स्ट है और स्टेज थर्ड है वो इकोनॉमिक नॉनसेंस है, लेकिन जो प्रोड्यूसर के लिए जो बेस्ट स्टेज होगा वो स्टेज सेकेंड होगा, थर्ड के लिए स्टेज सेकेंड होगा, क्योंकि वहां पे जो टोटल प्रोडक्ट है प्रोड्यूसर का वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, वहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम है, और इसके बाद से वो जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जा रही है, और स्टेज सेकेंड में ही जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो स्टेज सेकेंड में ही अपना प्रोडक्शन करना चाहेगा और अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा और टोटल आउटपुट जो है उसको इंक्रीज करना चाहेगा। होप आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ आया होगा। अब हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को देखते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो रिलेशनशिप शो करता है आउटपुट और इनपुट्स में लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में जो इनपुट्स होती हैं वो जो चेंज होती है इनपुट्स में वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है, कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शन में भी चेंज होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का वो फंक्शन होता है लेबर और कैपिटल दोनों का। इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। जो फर्स्ट है वो ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं। अ वर्कर वर्क विद गिवन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, टेक्नोलॉजी इसमें एब्सेंट है। परफेक्ट कंपटीशन है। जो प्रोडक्ट है वो मेजर किया जाता है क्वांटिटी में। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। रिटर्न टू स्केल को अच्छे से समझने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे रिटर्न टू स्केल लिया है, टोटल रिटर्न लिया है, मार्जिनल रिटर्न एंड स्टेजेस लिए हैं हमने। तो हमें ये अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, इसमें जो रिटर्न टू स्केल का तो वो लेबर एंड कैपिटल दोनों ही वेरिएबल हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन लिया है उसमें हमने दोनों को लिया है, लेबर भी लिया है और कैपिटल भी लिया है। इस पे हम देखते हैं कि जो टोटल रिटर्न है एक प्रोड्यूसर का वो कैसे चेंज होता है, वो कितना रखेगा, किस स्टेजेस में वो अपना प्रोडक्शन करेगा, किस स्टेज कौन सा स्टेज उसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और उस पे हम रिटर्न टू स्केल उसका देखते हैं कि कैसे क्या क्या वो चेंजेस करता है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल लें कि यदि जो प्रोड्यूसर है 1 मैन का यूज कर रहे हैं 2 एकड़ ऑफ लैंड में, तो जो उसका टोटल रिटर्न हो रहा है वो 8 हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है, और उसका मार्जिनल रिटर्न भी है वो 8 यूनिट हो रहा है। अब यदि वो वर्कर्स का बढ़ा देता है, 2 मैन कर देता है एंड 4 एकड़ ऑफ लैंड कर देता है, टोटल रिटर्न भी उसकी बढ़ जाती है, यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न भी उसकी बढ़ रही है। बढ़ कहाँ तक रही है, वो 3 यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज कर रहा है और 6 एकड़ ऑफ लैंड का, तो उसकी जो टोटल रिटर्न हो जा रही है वो 27 हो जा रही है, और जो मार्जिनल रिटर्न है वो 10 हो रही है। ये स्टेज शो करता है इंक्रीजिंग रिटर्न का। आप इंक्रीजिंग रिटर्न से समझ क्या रहे हो, अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, बड़ा ही इजी है। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है जो इंक्रीजिंग रिटर्न है, जो प्रोड्यूसर है वो जितना इनपुट्स का यूज कर रहा है उसे ज्यादा प्रोपोर्शन में जो उसकी आउटपुट जो है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही है। इनपुट तो वो बढ़ा रहा है
मैन का इनपुट बढ़ा रहे हैं, लैंड भी बढ़ा रहे हैं, वर्कर्स भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में उसकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, जैसे जो प्रोड्यूसर है वो वर्कर्स को 4 लगा रहे हैं और टोटल एकड़ ऑफ लैंड जो है वो 8 लगा रहे हैं, तो उसकी टोटल रिटर्न बढ़ रही है 38, और यदि वर्कर्स को 5 कर दे रहा है और टोटल लैंड को मतलब वो 10 एकड़ ऑफ लैंड कर रहा है, जो टोटल रिटर्न है वो 49 हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो उसकी जो मार्जिनल रिटर्न है वो 11 ही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है, जो इनपुट जो लगा रहे हैं, इनपुट वो जिस प्रोपोर्शन में इनपुट का यूज कर रहे हैं उससे सेम प्रोपोर्शन में उसकी जो आउटपुट है वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिटर्न टू स्केल है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में वो इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे सेम प्रोपोर्शन में उसकी आउटपुट भी बढ़ रही है। और ऐसे ही यदि यहाँ पे देखें, जब प्रोड्यूसर 6 मैन का यूनिट ले रहा है, 7 ले रहा है, 8 ले रहा है, तो उसकी एकड़ ऑफ लैंड्स को भी बढ़ा रहा है, तो उसकी जो टोटल रिटर्न है वो तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो रेट है वो कम है। यहाँ से 49 है, यहाँ पे 49 है, ये 59 है। जिस प्रोपोर्शन में पहले जितना उसका टोटल रिटर्न बढ़ रहा था उससे कम प्रोपोर्शन में उसका टोटल रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो मार्जिनल रिटर्न है इसकी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले 10 था, अब फिर जब वो 7 वर्कर्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी जो मार्जिनल रिटर्न है वो 9 हो जा रही है। जैसे वो वर्कर्स को 8 बढ़ा रहा है, वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं, एकड़ ऑफ लैंड भी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इनपुट बढ़ा रहा है। इनपुट बढ़ाने के बाद भी जितना वो इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे कम प्रोपोर्शन में जो उसकी जो आउटपुट है वो बढ़ रही है। आउटपुट जो है उसकी कम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि जो रिटर्न टू स्केल है, जो इस पे उसे जितना मिलना चाहिए था प्रोडक्शन उतना मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न टू स्केल जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। अब हम इसे यदि ग्राफ से देखें, यहाँ पे आप ग्राफ पे देख रहे होंगे जो R से C तक की जो पॉइंट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो कर रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो कर रही है। यहाँ पे हम देखें तो ये रिटर्न टू स्केल जो है इंक्रीजिंग है, बिकॉज जो इंक्रीजिंग इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स। उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में जो है वो जितना वो इनपुट का जो यूज कर रहा था उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में उसकी जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे यदि हम देखें C से D तक का, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये क्या शो कर रहा है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है जितनी की वो इंक्रीजिंग उसकी इनपुट में जितना चेंज हो रहा है, जिसकी इसकी इनपुट में चेंज और इससे जो उसकी आउटपुट बन रही है उसकी जो चेंजेस हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है। इसकी वजह से ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और ये D से S की तरफ देखें तो D से S जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल दिखा रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जितना इनपुट वो लगा रहे हैं उससे कम आउटपुट उसे मिल रही है, आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो इनपुट है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो इनपुट तो ज्यादा यूज कर रहा है, इनपुट ज्यादा यूज कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, और जो उसका जो आउटपुट जो रिटर्न है, उसका जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रिटर्न टू स्केल होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू होगा, और यहाँ पे जितनी वो कॉस्ट जितना इनकर कर रहा था कांस्टेंट रिटर्न में वो सेम ही उतना वो रेवेन्यू भी इनकर कर रहा है। इसकी वजह से ये कांस्टेंट रिटर्न टू है। और R से C तक का पॉइंट क्या है, वो जितना वो कॉस्ट बियर कर रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में उससे ज्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। ये प्रोड्यूसर के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, और होप कि जो प्रोड्यूसर होगा वो इसी रिटर्न टू स्केल पे वर्क करना पसंद करेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे। आई थिंक आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस यदि आपको लग रहा है कि कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा
ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।